वेरी वेरी वेलकम टू ऑल। साथियों, आप सभी का एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे स्वागत है, जहां पे हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की क्लासेस को प्रतिदिन शाम 5 बजे को कर रहे हैं। और आज हम लोग यूनिट 9 जो कि सिलेबस का यूनिट 9 है, उसका एक टॉपिक है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसे पढ़ने वाले हैं और इसका पूरा नाम है मानव विकास सूचकांक। तो आज हम लोग इसी सूचकांक के बारे में पास करने वाले हैं, इसी इंडेक्स को पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से प्रश्न यूजीसी नेट के एग्जाम में अधिक से अधिक संभावना रहती है आने का, क्योंकि ये करेंट प्रत्येक साल ये सूचकांक जारी होता है। तो करंट से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं, एक दो क्वेश्चन यूजीसी नेट पेपर 1 में, तो यहाँ पे करंट के प्रश्न आने के पूरे चांस रहते हैं। इसीलिए हम लोग आज मानव विकास सूचकांक, जिसे कि HDI शॉर्ट में कहते हैं, पूरा हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके बारे में जानेंगे, इसके बेसिक फीचर्स के बारे में जानेंगे और इसकी करंट में क्या स्थिति है इंडिया की, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास, मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो सबसे पहला कि हम लोग देखेंगे मानव विकास सूचकांक क्या है, इसे समझेंगे। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक एक ऐसा सूचकांक है जिसके आधार पर यह तय किया जाता है कि किसी देश का मानव विकास स्तर कैसा है, उस देश का मानव न मनुष्यों का जो विकास का स्तर वो कैसा है, इसी का इसमें चेक किया जाता है, इसी का उसमें मापा जाता है। इसी से यह भी तय होता है, इसी से पूरी दुनिया में यह मैसेज जाता है, इसके रिपोर्ट के आधार पर कौन सा देश अविकसित है, कौन सा देश विकासशील है और कौन सा देश पूरी तरह विकसित है, कौन अविकसित है जो विकसित बिल्कुल भी नहीं है, और कौन विकास के रास्ते पर चल रही यानी कौन विकासशील है, और कौन पूर्णतः विकसित राष्ट्र है या देश है। इसका पता हमें इसी से चलता है, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक से। HDI के अंतर्गत देश में बुनियादी मानवीय योग्यता की औसत प्राप्ति को मानव विकास निर्देशांक द्वारा मापा जाता है। HDI में क्या होता है, किसी देश का जो बुनियादी मानवीय योग्यता है यानी मनुष्यों की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, किसी भी व्यक्ति का एक न्यूनतम आवश्यकताएं होती है, जैसे हम लोग कह सकते हैं साधारण से भाषा में बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान। भारत के सेंस में रोटी कपड़ा और मकान का नारा चलता है यहाँ पे कि लोगों को ये तीन चीजें मिलनी चाहिए। तो वही है कि बुनियादी मानवीय योग्यता की औसत प्राप्ति की सभी व्यक्तियों को एवरेज रूप से क्या मिल रहा है, उसको ये जो निर्देशांक है मानव विकास सूचकांक इंडेक्स, इसी चीज को दर्शाता है। और समय समय पे इसमें जैसे हम लोगों ने मिनिमम कहा रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन सब क्या उसमें शिक्षा नहीं है? शिक्षा आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है, तो शिक्षा भी शामिल होता गया। इसी तरह बहुत सारी चीजें शामिल होती गई। आरंभ में इसका लेवल कम था, स्तर का जो माप किया जाता था उसमें जो उसके हो सकते थे कि किन किन स्तरों पे जांच की जाएगी, किन किन स्तरों पर चेक किया जाएगा, वो कम थे, लेकिन अब उसमें बढ़ोतरी हो रही है। अब हम लोग देखेंगे आरंभ में क्या थे और अभी उनका जो मापने का क्राइटेरिया है उसमें किन किन क्षेत्रों में वृद्धि हो गई है और क्या क्या इसमें मापा जा रहा है। HDI का आकलन किस प्रकार किया जाता है इसे ही हम लोग देखेंगे। इसका जो निकाला जाता है, इसका आकलन कैसा होता है, इसके आकलन में मुख्य रूप से ये सारे पैमाने का प्रयोग किया जाता है। किसी भी देश के लिए ये जो 6 पैमाने हैं इसका यहाँ पे चेक किया जाता है। सबसे पहला जो पैमाना है किसी भी देश का HDI के द्वारा चेक किया जाता है जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोग कितने दिन तक जीवित रहते हैं उस देश में, यानी स्वास्थ्य सुविधा अच्छी होगी तब तो लोग जीवित रह पा रहे हैं। लोग स्वस्थ हैं, लोगों को अच्छा भोजन मिल पा रहा है, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है, इसीलिए लोग ज़्यादा दिन जीवित रहते हैं। तो सबसे पहला ये किया जाता है, अगर मानव का विकास हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, तो निश्चय ही वहाँ के लोगों की जो लाइफ है वो लंबी होगी, वो लंबे दिनों तक जीवित रहेंगे। तो सबसे पहला जो चेक किया जाता है वो जीवन प्रत्याशा। दूसरा शिक्षा का स्तर, 2 नंबर पे शिक्षा, एजुकेशनल लेवल,
यानी उस देश के लोग कितने पढ़े लिखे हैं और किस स्तर तक पढ़े लिखे हैं, एक एवरेज निकाला जाता है। दूसरा शिक्षा का स्तर है। तीसरा होता है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, यानी रियल इनकम पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति आय कितनी है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही व्यक्ति के पास अरबों रुपया है और किसी के पास 2 वक्त को खाने की रोटी भी नसीब नहीं है। तो ऐसा नहीं, प्रति व्यक्ति एवरेज निकाला जाता है। अगर इस देश के सभी लोगों का आय इतना, एक व्यक्ति का आय कितना है, देश के टोटल आय, और उसमें हम लोग टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है। तो प्रति व्यक्ति आय इसका तीसरा पैमाना है एचडीआई को निकालने का। इसका जो चौथा पैमाना है वो है असमानता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इनइक्वालिटी। देखा जाता है कि देश में किस प्रकार की असमानता है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ ही लोग धनी होते जा रहे हैं, कुछ ही लोग अमीर होते जा रहे हैं और बाद बाकी के लिए सोचने वाला कोई नहीं है और वो गरीबी के हालत में अपने जीवन को जी रहे हैं। तो इसके भी देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत के बस कुछ ही लोगों की संपत्ति को जोड़ दिया जाएगा और हाँ इतना इनकम है और इसका पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, नहीं, उसमें एवरेज निकाला जाता है। सबके इनकम को एवरेज के रूप में कंसिडर किया जाता है। और यहाँ पर जब उसे असमानता दिखती है कि नहीं कुछ ही व्यक्तियों की आय ज़्यादा है और जबकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुसंख्यक जनसंख्या ऐसी है जिसकी आय बहुत ही ज़्यादा कम है, इसका मतलब हो गया वहाँ असमानता है, इनइक्वालिटी है। तो इसमें उसका लेवल डाउन हो जाता है। जब इंडेक्स बनता है वैसे देशों की स्थिति खराब हो जाती है और इंडिया की स्थिति खराब होने में इसका काफ़ी बड़ा योगदान है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंडिया में इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है। कुछ लोग इतने अमीर हैं कि आप सोचने का बात नहीं और कुछ लोग इतने गरीब हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और जो पांचवा देखा जाता है जब इसका इंडेक्स निकाला जाता है वो देखा जाता है उस देश में लिंग असमानता, यानी जेंडर इनइक्वालिटी। पहला तो आर्थिक असमानता देखा जाता है, फिर लिंग असमानता कि लड़का और लड़कियों के बीच किस प्रकार का भेदभाव किया जाता है। इंडिया इसमें भी पिछड़ता है। हाँ, हालांकि इस मामले में इंडिया ने काफ़ी तरक्की की है। आज हम लोग कह सकते हैं लड़का लड़की एक समान, और ऐसा होता भी है। लड़कियां भी कॉलेज, स्कूल, जॉब, हर चीज़ में लड़कियां स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रही हैं। फिर भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे आज भी लड़कियों को पर्दा में रहने के लिए मजबूर किया जाता है, उन्हें स्कूल कॉलेज जाने से रोका जाता है, यानी जेंडर इनइक्वालिटी यहाँ पे है। तो जेंडर इनइक्वालिटी को भी इसमें कंसीडर किया जाता है। जिस देश में जेंडर इनइक्वालिटी ज़्यादा है, लिंग असमानता ज़्यादा है, उस देश का भी जो स्थिति होता है इंडेक्स में वो नीचे बनता है। इसी प्रकार अंतिम जो इंडेक्स है वो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, यानी उस देश में गरीबी कितनी है, गरीबी पॉवर्टी इंडेक्स, उस देश के लोग किस स्तर पे हैं, वो कितने गरीब हैं, तो वो भी एक पैमाना होता है चेक करने का। तो कितने पैमाना हो गए, टोटल 6। इन्हीं 6 पैमाने के आधार पर एचडीआई को निकाला जाता है। एचडीआई जो है सबसे पहले मानव विकास सूचकांक का जो विकास हुआ था वो हुआ था 1990 में। एचडीआई का जो विकास हुआ सबसे पहली बार 1990 में हुआ था। और खुशी की बात यह है इसके निर्माण में भारत के महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्हें कि नोबेल पुरस्कार भी मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के जो अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक, इन्हीं दोनों के प्रयास से पहली बार एचडीआई पूरी दुनिया के सामने आई। तो निश्चय ही इसमें भारत के एक विद्वान का योगदान रहा है और पाकिस्तान के महबूब उल हक का। तो एचडीआई को किसने प्रारंभ किया, तो महबूब उल हक और भारत के अमर्त्य सेन ने। सबसे पहली बार एचडीआई कब आई, 1990 में। ये प्रश्न पूछा जाता है मानव विकास सूचकांक का खोज किसने किया, तो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने 1990 में। मानव विकास रिपोर्ट का जो मापन किया गया था फर्स्ट टाइम जब बनाया गया था इसे, तो वहाँ पे मूल रूप से 3 पैमाने को लिया गया था उस वक्त 1990 में। 1990 में जब पहली बार मानव विकास सूचकांक जारी किया गया तो उस वक्त 3 चीज़ें ही मापन में शामिल की गई थी।
वो 3 चीज़ें थी, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। यानी आज हम लोग कितने चीज़ों को देख रहे हैं? 6। तो ये 3 से 6 चीज़ें आ गई है और आने वाले समय में हो सकता है इसमें और भी बढ़ोतरी हो, 6 की जगह 7 हो जाए, 8 हो जाए, क्योंकि समय के अनुसार जो लोगों का सोच है, विकास का जो स्तर है वो बदलता है। तो ये भी अभी आने वाले समय में ये भी आपको शामिल किया जा सकता है। अभी हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, नया वर्ल्ड आ गया है 21वीं सदी में। तो अगला जो होगा जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और जो ये 6 लेयर हैं टोटल, इसमें कभी आपको ये भी पूछा जा सकता है इंटरनेट की सुविधा किस देश में ज़्यादा है, तो वो भी इसमें शामिल किया सकते हो कि आवश्यकताएं बढ़ने के बाद ये लोगों के जीवन का अभिन्न अंग हो गया। आज मोबाइल, इंटरनेट लोगों के जीवन का अभिन्न अंग हो चुका है। तो ये भी मानव विकास सूचकांक में आने वाले समय में किया जा सकता है। यानी इसमें 6 जो है, इसमें बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। 3 से जिस प्रकार 6 हुआ, आगे 9, 10 कुछ भी हो सकता है। तो आपसे प्रश्न अगर आएगा कि पहले HDI निकालने में किन 3 पैमानों का उपयोग किया जाता था, तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। वर्तमान में कौन से हैं? तो वर्तमान में 6 हैं, पहले 3 थे। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे HDI को जारी कौन करती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी कौन सी संस्था करती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ का बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन जो है यूएनडीपी। यूएनडीपी इसे प्रत्येक साल, एवरी ईयर, सालाना जारी करती है। प्रत्येक साल में ये इंडेक्स जारी करती है। और कौन जारी करती है? यूएनडीपी। इसे फुल फॉर्म में देखें तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसे हिंदी में कह सकते हैं हम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और प्रश्न यहाँ से भी डायरेक्ट बनते हैं, HDI को कौन जारी करती है? तो यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ये जो यूएनडीपी जारी करती है मानव विकास सूचकांक, और ये सभी देशों के सूचकांक को अलग अलग निकालती है और उसको नंबर देती है, उसको कुछ पॉइंट्स देती है सभी देशों को। इन सारे 6 पैमानों के आधार पर, जो 6 पैमाना हमने बताया आपको, इन्हीं 6 क्राइटेरिया के आधार पर सभी देशों का जांच किया जाता है और उसी के आधार पर उसको अंक दिए जाते हैं। और उसके अंकों के आधार पर पूरी दुनिया के देशों को 4 स्तरों में बांटा गया है। 4 स्तरों पे बांटा जाता है। भारत की देखेंगे इसमें क्या स्थिति है और टॉप में पहले स्थान पर कौन कौन से देश रहते हैं, हम लोग इसी को देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत जिस देश की जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर और जीडीपी, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीडीपी प्रति व्यक्ति अधिक होती है, उसे उच्च श्रेणी प्राप्त होती है। यानी जिसका ये चीज़ें अच्छी होती है, इन सारे क्षेत्रों में जो देश अच्छे होते हैं उनको हाई रैंक मिलता है, यानी वो टॉप रैंकिंग में रहते हैं। और देखा जाए तो टॉप श्रेणी में अक्सर एक देश रहता है, वो है नॉर्वे। नॉर्वे हमेशा 1 नंबर पे रहता है। और अभी लेटेस्ट जो हमारा इंडेक्स जारी हुआ 2021 में, उसमें भी 1 नंबर पे हमारा नॉर्वे ही है। नॉर्वे, कभी डेनमार्क, यही 1-2 देश हैं जो हमेशा टॉप पे रहते हैं। छोटे देश हैं तो इसीलिए वहाँ पे हर चीज़ अच्छे से संभव है। भारत जैसे देशों में, इतने बड़े देश में हर चीज़ को मैनेज करना उतना आसान नहीं होता है। तो उच्चतम मानव विकास श्रेणी में जो देश आते हैं उसके लिए देखते हैं उच्चतम मानव विकास श्रेणी, यानी जो देश बिल्कुल हाई रैंक पे रहते हैं, जिनका जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय सब पे अच्छा स्कोर आता है, वे देश सम्मिलित किए जाते हैं जिनका HDI मूल्य 0.800 से 1 के बीच होता है। यानी जिसका पॉइंट जो स्कोर बनता है 0.800 से 1 तक के बीच जिसका रहता है स्थिति, जिसका अंक रहता है, उसको उच्चतम, सबसे उच्चतम मानव विकास श्रेणी का देश माना जाता है। और इस श्रेणी में स्थान पाने वाले नॉर्वे, डेनमार्क, ये सारे देश महत्वपूर्ण और लगभग यही सब रहते हैं हर साल। इसी प्रकार उच्चतम से हम लोग आ गए उच्च, चार स्तरों में पूरे दुनिया के देशों को बांटा जाता है। तो दूसरा होता है उच्च मानव विकास श्रेणी वाले देश। इसमें वे देश सम्मिलित किए जाते हैं जिसका HDI वैल्यू में HDI स्कोर जिसका 0.700 से 0.799, यानी 8 से कम, जो 0.800 है उससे कम,
और 0.700 से अधिक रहता है। इनके बीच जो देश रहते हैं उसको कहा जाता है उच्च मानव विकास श्रेणी। इनकी मतलब यहाँ पर भी स्थिति ठीक रहती है, ठीक ठाक रहती है। इसके बाद होता है मध्यम मानव विकास श्रेणी। मध्यम, यहाँ पे उन देशों को रखा जाता है जिसका स्कोर इतना से इतना के बीच, यानी 0.550 से 0.699 के बीच जिन देशों का पॉइंट बनता है उसे कहा जाता है मध्यम मानव विकास श्रेणी वाले देश। और आपको याद रखना चाहिए हमारा भारत इसी श्रेणी में आता है। मतलब यहाँ पे स्थिति ठीक ठाक है, किसी तरह लोगों का जीवन यापन हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्थिति अच्छी नहीं है, मध्यम नहीं तो मीडियम, मध्यम जीवन व्यतीत करते हैं यहाँ के लोग। तो भारत किस श्रेणी में आता है? तो तीसरी श्रेणी में आता है। उस श्रेणी का नाम क्या? मध्यम मानव विकास श्रेणी। और इसी के साथ ही मैं बता दूं कि भारत के जो पॉइंट बनते हैं वो अक्सर 5 से लेकर 6 के बीच में बनते हैं, या कभी आपको 6 से 7 के बीच में। कभी भी 7 को भारत ने प्लस नहीं किया है। तो भारत का जो स्कोर बनता है, आप एवरेज अगर देखा जाए तो 6 प्लस या 6 से थोड़ा कम ऐसे ही रहा है शुरू से। और आज अगर भारत का जो ये पॉइंट देखा जाए तो भारत 0.645 स्कोर भारत ने किया है। अभी लेटेस्ट जो डाटा आया है एचडीआई का, उसके अनुसार भारत का ये स्कोर है। और इस स्कोर के अनुसार भारत इसी श्रेणी में अपना स्थान रखता है। और भारत का अभी जो रैंक है, जो रैंकिंग है 1, 2, 3, तो इसमें भारत का जो अभी स्थान है 131 है। इसे आप लोग याद रखेंगे। ये करंट से जो 2-3 प्रश्न आते हैं पेपर 1 में, वहाँ के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है कि मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 131 है, 131। पहले 129 था, 2 स्थान भारत और नीचे फिसल गया है। तो मतलब भारत की रैंकिंग में और गिरावट हुई है। आगे बढ़ते हैं। निम्न मानव विकास श्रेणी, जिनकी स्थिति सबसे खराब है, मतलब दयनीय स्थिति है वहाँ के लोगों की, बिल्कुल निम्न मानव विकास श्रेणी, वे देश सम्मिलित किए जाते हैं जिसका एचडीआई 0.350 से 0.549 तक होता है। इसमें बहुत ही खराब होता है यहाँ के लोगों का जीवन स्तर, वे सारे देश इसमें शामिल होते हैं। अब यूएनडीपी जब ये रिपोर्ट जारी करती है तो इसी रिपोर्ट की तर्ज पर भारत में इसके लिए काफ़ी सकारात्मक सोच दिखाया गया है। और कुछ राज्य सरकारें भी अपने स्तर से प्रयास करके मानव विकास रिपोर्ट पर ही भारत के राज्य होता अपनी मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने की ओर उन्मुख हुए हैं। भारत के कुछ राज्य भी अपना मानव विकास रिपोर्ट इन्हीं चीज़ों के आधार पर तैयार करते हैं। और इस रिपोर्ट को तैयार करने में जो राज्य सबसे पहले स्थान पर रहा है और जिन्होंने सबसे पहले ये रिपोर्ट जारी किया, मानव विकास रिपोर्ट, जिस राज्य ने भारत के पहले ये जारी किया वो था एमपी। तो यानी भारत में अब एचडीआई राज्यों ने भी अपनाना प्रारंभ कर दिया। और सबसे पहला राज्य जिन्होंने मानव विकास रिपोर्ट जारी किया वो एमपी था, मध्य प्रदेश था। उन्होंने 2002 में जारी किया। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, भारत का पहला राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट जारी किया तो मध्य प्रदेश। कब जारी किया? 2002 में। इसी प्रकार और भी देश जारी कर रहे हैं। हाल ही में कर्नाटक ने भी जारी किया है। 1999 में कर्नाटक ने भी राज्य की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की है। हालांकि सभी राज्य नहीं कर रहे हैं, कुछ ही राज्य कर रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा कदम है ताकि सरकार एनालिसिस कर सके। और इसीलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कि इस रिपोर्ट को जारी करने के क्या फ़ायदे हैं, इस रिपोर्ट को जारी करने से क्या कोई फ़ायदा है। इसी फ़ायदा को देखेंगे कि भारत के लिए, पूरा विश्व के लिए यूएनडीपी जारी करती है, उसी प्रकार अपने देश में विभिन्न राज्य भी जारी कर रहे हैं। आखिर इस रिपोर्ट को जारी करने के फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या, इसी को हम लोग देखने वाले हैं। प्रति वर्ष यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। कौन रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? यूएनडीपी, जिसके आंकड़े यह दर्शाते हैं किसी देश में लोगों का जीवन स्तर कैसा है। बिल्कुल, ये जो आंकड़े जारी करती कि इसी के आधार पर लोग वो देश बिना गए ये जान लेते हैं उस देश में लोगों का जीवन स्तर कैसा है। यानी वहाँ शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी है, प्रति व्यक्ति आय से ही पता चल जाता है वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी है।
इसके साथ ही लैंगिक असमानता का स्तर कैसा है, ये सारी चीज़ें इस इंडेक्स से पता चल जाती है और किसी भी देश के बारे में एक साफ साफ छवि बन जाता है कि ये देश का श्रेणी क्या है, ये देश किस स्तर का है। यानी संक्षेप में अगर हम कहें तो कोई भी देश कितना गरीब, कोई देश कितना गरीब और कितना अमीर है, इस बात का अंदाज़ा यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाने वाली HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट द्वारा आसानी से लगाया जा सकता है। बिल्कुल, कौन सा देश अमीर है कौन सा गरीब है, साधारण से शब्दों में बस तो यही है। तो इससे पता चलता है हमारे HDI से कि ये देश गरीब है और ये देश अमीर है। यानी जिसका स्कोर, जिसका पॉइंट कम बनेगा वो देश गरीब है, जिसका पॉइंट ज़्यादा बनेगा समझ जाइए वो देश अमीर है। वहाँ के लोग अमीर हैं, वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, परिधि व्यक्ति आय वहाँ के लोगों की ज़्यादा है, वहाँ के लोग ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहते हैं, यानी वहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है। ये सारा इस रिपोर्ट से पता चल जाता है, सालाना रिपोर्ट से। यह रिपोर्ट अब सरकार को किस प्रकार मदद करती है इसे भी हम लोग देख लेते हैं। निश्चय ही यह रिपोर्ट देश के नीति निर्धारकों यानी सरकार या जो अधिकारी होते हैं, राजनेता, अर्थशास्त्री, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, नौकरशाह होते हैं, उनको एक डायरेक्शन का काम करती है, उनको एक तरह से दिशा दिखाने का काम करती है ये डाटा। और इसी आधार पर देश के लिए वो नई नीतियां बनाती है ताकि उसे पता चले हमारे देश में क्या क्या कमियां हैं। जिस क्षेत्र में जो 6 क्राइटेरिया था, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में उनका पॉइंट कम बनता है उस पर वो काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, यानी उसी के अनुसार वो नीतियां बनाए अगली नीति, ताकि आने वाले वक्त में उन कमियों को दूर करके देश को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाया जा सके। तो ये इस इंडेक्स का महत्व है। इसी इंडेक्स के आधार पर फ्यूचर प्लानिंग किया जाता है। तो आप देख रहे थे एग्जाम फाइटर नंबर 1, और जहाँ पे UGC नेट JRF पेपर 1 की क्लासेस प्रतिदिन शाम को 5 बजे अपलोड कर दी जाती है और बिल्कुल मुफ्त। आप चैनल को बस सब्सक्राइब करके तैयारी कर सकते हैं और आप सिर्फ नेट ही नहीं JRF क्वालिफाई करेंगे। और टारगेट है आपका कम से कम 35 प्लस प्रश्न सही हो पेपर 1 में और आप 70 के आसपास स्कोर कर लें, यानी आपका 70 स्कोर हो जाएगा तो समझ लीजिए आपका JRF पक्का है। तो अगर आप अपने तैयारी को धारदार, शानदार, जानदार बनाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए इस चैनल के साथ, एग्जाम फाइटर नंबर 1 के साथ, और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि मैं जब भी, जिस दिन भी 5 बजे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप तुरंत अपने तैयारी को आरंभ कर देंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1।